नमस्कार, मैं सौरभ। आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में आज हम इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे फिर अग्निवीर हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो और सभी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। मेन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ये दो किरदार रहेंगे आज की वीडियो में। और इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में चर्चा की थी। तो आइए अब आगे चलते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1210 से 1236 तक है। कहीं पर आपको 1211 भी मिल सकता है, लेकिन आमतौर पे 1210 से 1236 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या चर्चा की थी, देखिए कि जो एक गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश के अंतर्गत तीन वंश आते हैं। एक आता है कुतुबी, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में इस कुतुबी वंश को तो पढ़ लिया, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह को पढ़ा था। और इसी गुलाम वंश के अंतर्गत आज हम जो दूसरा वंश है शमसी, इस शमसी वंश पर चर्चा करेंगे। और इस शमसी वंश से संबंधित जितने भी शासक हैं आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कौन शमसी वंश से संबंधित है। जैसे आप इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आप पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बाद आप क्या पढ़ेंगे, फिरोज शाह, जिसका पूरा नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में, और बहराम शाह के बाद आप पढ़ेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, और इसके बाद आप पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद। तो इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक, मतलब 1210 से लेकर 1266 या कहीं पर 1265 भी मिल जाता है। तो यहाँ तक आज हम शमसी वंश पर चर्चा करेंगे। और फिर इसी गुलाम वंश में जो तीसरा वंश आता है जिसका नाम है बलबनी, तो बलबनी वंश पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें बलबन, केकुवाद और क्यूमर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसी शमसी वंश पर आज ये पूरी वीडियो आधारित रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। और इस शमसी वंश में सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इल्तुतमिश अगर आखिर में 1210 में कैसे शासक बना। तो हमने देखिए ये चर्चा पहले भी की थी कि ऐबक के बाद शासक कौन बना, आराम शाह। तो ऐबक के बाद अगला शासक 1210 में बना था आराम शाह। और आराम शाह को बनाने में जिन लोगों का सहयोग था वो कौन थे, वो थे लाहौर के तुर्क सरदार। तुर्क सरदारों के सहयोग से। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई तो लाहौर के तुर्क सरदार या लाहौर के तुर्क अमीरों के सहयोग से आराम शाह 1210 में शासक बन जाता है। जबकि आराम शाह और ऐबक का कोई भी संबंध नहीं था, ना इसका पुत्र था ना इसका भाई था, लेकिन आराम शाह शासक बन गया।
लेकिन देखिए दिल्ली सल्तनत की एक सबसे बड़ी चुनौती थी मंगोल के आक्रमण से कैसा बचा जाए, क्योंकि मध्य एशिया में चंगेज खान धीरे धीरे पूरे मंगोल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और उस समय चंगेज खान एक बहुत क्रूर शासक था। तो किस प्रकार दिल्ली सल्तनत को मंगोल के आक्रमण से बचाया रखे, इसलिए दिल्ली के अमीर, दिल्ली के अधिकारी जो थे वो ये सोचते थे कि अगर दिल्ली की गद्दी पर अगर कोई मजबूत शासक नहीं बैठा तो जरूर मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हमला कर देंगे। इसलिए मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली की गद्दी पर एक मजबूत शासक को बैठाना बहुत जरूरी था। जबकि जब आराम शाह बैठा तो ये एक अयोग्य शासक है, ये इतनी इसमें क्षमता नहीं थी। तो इसलिए कहते हैं आराम शाह शायद मंगोल के आक्रमण से नहीं बचा सकता था दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली की गद्दी को। इसलिए दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के जो अधिकारी थे, इन्होंने इल्तुतमिश, कौन मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश, इसको निमंत्रण भेजा कि आप आइए और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाइए। और इल्तुतमिश ऐबक का सही उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि ऐबक, इल्तुतमिश कहने का मतलब है कि ऐबक की पुत्री जो थी उसकी शादी इल्तुतमिश से हुई थी और जो इल्तुतमिश था ये दामाद था ऐबक का। ठीक है, तो कहते हैं इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? बदायूं का। तो कहते हैं जब बदायूं से दिल्ली आ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जब दिल्ली आ रहे थे तो कहते हैं आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक स्थान है जुड, दिल्ली के नजदीक ही है, जुड नामक स्थान पर इन दोनों के बीच संघर्ष हो गया इल्तुतमिश के दिल्ली पहुंचने से पहले ही। और जुड नामक स्थान पर जब इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो कहते हैं आराम शाह की हत्या कर दी गई और दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बन गया? इल्तुतमिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना जरूरी था कि इल्तुतमिश किस प्रकार 1210 में आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सुल्तान बनता है। ठीक है, तो अब हम इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए, अब हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए, नाम इल्तुतमिश। शासनकाल पूछे 1210 से 1236। पहला पॉइंट, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था, इसलिए कई बार गुलाम वंश को इल्बरी वंश भी कहते हैं, और बलबन जो था वो भी इल्बरी तुर्क था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने शमसी वंश की शुरुआत की। तो शमसी वंश की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। आगे, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। तो इल्तुतमिश किसका दामाद था? ऐबक का। और याद रखिए, जब ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की तो शादी करने के बाद कहते हैं कि एक प्रकार से इन्हें बदायूं का गवर्नर बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए बदायूं का गवर्नर कौन था? ऐबक ने किससे बनाया? तो बताएंगे इल्तुतमिश को बनाया था। और ये जो ऐबक है, ऐबक ने इल्तुतमिश को
ऐबक ने इल्तुतमिश की योग्यता को देखते हुए इल्तुतमिश को आमीर या खुर, इल्तुतमिश की योग्यता को देखते हुए आमीर ए शिकार, आमीर ए शिकार का पद दिया था। तो आमीर ए शिकार का पद ऐबक ने इल्तुतमिश को दिया था, इसकी योग्यता को देखते हुए, और अपनी पुत्री की शादी भी की थी और बदायूं का गवर्नर भी बनाया था। तो किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अगर हम इसके स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य की, तो स्थापत्य में क्या क्या इसका योगदान है। तो देखिए, पहला, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। क्योंकि ऐबक ने तो निर्माण कार्य शुरू किया था, उसकी केवल पहली मंजिल बनाई थी, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का काम इसी इल्तुतमिश ने किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा किया। कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया, दिल्ली में ये स्थित है। आगे देखते हैं, अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, तो अतारकिन का दरवाजा भी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, जो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखते हैं, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्या क्या है ये? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की कब्र पर सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। और ये सुल्तानगढ़ी मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद इसके पुत्र का नाम था। और नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सभी पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र माना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से कहते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु से पहले ही उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि अगर नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु नहीं होती तो शायद वो इल्तुतमिश के बाद अगला सुल्तान भी बन सकता था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, जो इसने अपने पुत्र की कब्र पर बनवाया है। और सुल्तानगढ़ी के मकबरे को ही भारत का प्रथम मकबरा, तो भारत का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सुल्तानगढ़ी के मकबरे को ही माना जाता है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो देखिए, भारत में गुंबद निर्माण का पिता तो भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को ही गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ए मोइजी
का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी का भी निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया है। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो बदायूं में जामा मस्जिद किसने बनवाई है? ये इल्तुतमिश ने ही बनाई है। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया, अतारकिन का दरवाजा बनाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, गुंबद निर्माण का पिता इसे ही माना जाता है। मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया। तो स्थापत्य में इसका ये योगदान रहा। आगे देखते हैं इसकी मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसने कौन मुद्रा में इसने क्या क्या किया है देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने चलाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुद्राओं पर, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले भारत में, वो इल्तुतमिश को ही जाता है। तो लिखते हैं सिक्कों पर या मुद्राओं पर टकसाल का नाम लिखने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। टकसाल क्या होती है? जहां पे सिक्के या मुद्राएं बनती है। तो और ये टकसाल इसने दिल्ली में भी लगवाई थी। तो टकसाल लिखने का नाम का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही जाता है भारत में सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछते हैं। सैनिक अभियान, ठीक है। अगर हम सैनिक अभियान की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये जो इल्तुतमिश है, अगर हम इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी की बात करें तो इसके प्रतिद्वंदी में एक तो यल्डोज है, जिसे एल्डोज भी कह देते हैं, और एक है कुबाचा। कुबाचा और यल्डोज इसके दो प्रतिद्वंदी है। और एक इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस प्रकार से दिल्ली को मंगोल के आक्रमणों से बचाया जाए। मंगोल के आक्रमण से बचाना दिल्ली को, ये सबसे बड़ी चुनौती थी इस इल्तुतमिश के लिए। जबकि इसके अलावा यल्दोज और कुबाचा भी ये इसके लिए सिरदर्द बने हुए थे इल्तुतमिश के लिए। तो इल्तुतमिश ने किस प्रकार अपने प्रतिद्वंदियों को हटाया और मंगोल को दिल्ली के आक्रमण, मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को भी किस प्रकार इसने बचाया है। तो देखिए यल्दोज की अगर हम बात करें, तो यल्दोज की अगर बात करें तो देखिए यल्दोज को
तराइन के मैदान में इल्तुतमिश ने पराजित किया। ठीक है, तो तराइन के मैदान में इल्तुतमिश ने पराजित किया है। किसको पराजित किया है? यलदौज को। एक तो हमने देखा था तराइन का पहला युद्ध, एक देखा था तराइन का दूसरा युद्ध, और एक है तराइन के मैदान में ही इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया। और जब इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में यलदौज को पराजित किया तो ये कहते हैं दिल्ली का गजनी से हमेशा हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। बार बार यलदौज दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। बार बार ये कहता था कि गजनी ही मोहम्मद गोरी का सही उत्तराधिकारी है, मैं वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ और गजनी दिल्ली के अधीन आता है। इसलिए दिल्ली के शासक ऐबक हो या इल्तुतमिश हो, बार बार इन पे दबाव डाल रहा था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन जब यलदौज को तराइन के मैदान में इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया 1215 या 1216 में, कहीं पर आपको 1215 तो कहीं पर आपको 1216 भी दिखाई दे सकता है। तो इस समय जब इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में यलदौज को पराजित कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए गजनी का दावा दिल्ली से हमेशा टूट गया, क्योंकि आने वाले कोई भी हो, वो गजनी का कोई भी शासक हो, वो दिल्ली पर दावा कभी भी नहीं करेगा। लेकिन यलदौज बार बार दावा करता रहा था। और रही बात कुबाचा, तो कुबाचा नदी में डूबकर मर गया। तो इसने तो नदी में कूदकर अपनी प्रकार से जान दे दी या मर गया, और इसको मैदान में पराजित किया। लेकिन एक चुनौती ये थी कि मंगोल के आक्रमण से कैसे बचे, क्योंकि उसमें मंगोल बहुत हावी थे मध्य एशिया में। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो चंगेज खान की जो सेना है वो दिल्ली तक या दिल्ली की सीमाओं तक किस सुल्तान के समय आई थी? तो इल्तुतमिश के समय आई थी। देखो हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चंगेज खान है, चंगेज खान एक बहुत क्रूर शासक था। और चंगेज खान कहाँ का शासक था? तो ये मंगोल का शासक था। और जब मंगोल का शासक था तो ये अपनी सेना के दम पर पूरे एक प्रकार से मध्य एशिया को जीत चुका था। और एक साम्राज्य है जिसका नाम है ख्वारिज़म साम्राज्य। जब चंगेज खान ने ख्वारिज़म साम्राज्य पर हमला किया तो इसका जो शासक था ख्वारिज़म शाह, वो तो कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया जब चंगेज खान ने यहाँ पे हमला किया। लेकिन ख्वारिज़म शाह का एक पुत्र है जिसका नाम है जलालुद्दीन मंगबरनानी। तो जलालुद्दीन मंगबरनानी ये ख्वारिज़म शाह का पुत्र था। तो कहते हैं ये सिंधु घाटी की तरफ भागा, सिंधु घाटी की तरफ भागा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि चंगेज खान का जब आक्रमण ख्वारिज़म साम्राज्य पे हुआ तो जलालुद्दीन मंगबरनानी भारत की तरफ भागा। और जब भारत की तरफ भागा तो ये बात कब की है? ये 1221 ईस्वी की बातें हैं। और 1221 में भारत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश भारत का सुल्तान था। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से जब ये जलालुद्दीन मंगबरनानी भारत की तरफ भागा और इल्तुतमिश से भारत में शरण लेने की आज्ञा मांगी, तो कहते इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इस जलालुद्दीन मंगबरनानी को भारत में शरण नहीं दी। ये क्योंकि इल्तुतमिश को मालूम था
कि अगर जलालुद्दीन मंगबरनानी को भारत में शरण दी जाएगी तो चंगेज खान की सेना जो इसका पीछा करती आ रही है ये भारत में प्रवेश करेगी, जबकि दिल्ली सल्तनत उस समय इतनी ताकतवर नहीं थी या इतनी सक्षम नहीं थी कि वो चंगेज खान का आक्रमण का सामना कर पाए। वरना अगर चंगेज खान भारत पर हमला करता तो स्वाभाविक है हम कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते, लेकिन इल्तुतमिश की इस समझदारी से चंगेज खान के आक्रमण से भारत बच गया, क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनानी को इसने शरण नहीं दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब की बात है ये? 1221 ईस्वी की ये सब बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्ता व्यवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश की इक्ता व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में पूछता है कि इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली किसने शुरुआत की, तो आप बताएंगे ये इल्तुतमिश ने शुरू की। इक्ता प्रणाली स्वाभाविक है, सामंतवाद जो एक परंपरा थी, जो व्यवस्था थी, उसके विपरीत ये व्यवस्था भारत में इल्तुतमिश ने लेकर आए, जिसका नाम है इक्ता व्यवस्था। ये है क्या? देखिए, इक्ता जो है, इक्ता ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है भूमि। तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। और ये इक्ता व्यवस्था क्या है? गैर सैनिकों या सैनिकों को वेतन में नगद के बदले भूमि देना। तो इस इक्ता क्या है कि गैर सैनिक और सैनिकों को वेतन में नगद के बदले भूमि देना, ये एक प्रकार से इक्ता है। देखो है क्या, कहते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत थी इल्तुतमिश के समय, तो इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा इसका विस्तार हो रहा था। जब ये दिल्ली सल्तनत बढ़ रही थी तो कहते हैं कि एक अकेला शासक पूरे दिल्ली सल्तनत को नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, जैसे मान लीजिए इल्तुतमिश ने ये क्या, जैसे मान लीजिए पूरी दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि इल्तुतमिश पूरी दिल्ली सल्तनत को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, तो इसने क्या किया, इसने भूमि के टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। और इन भूमि का जो ये एक टुकड़ा है, भूमि के इस एक टुकड़े को इक्ता कहा गया। क्या कहा गया? इक्ता। कि पूरे साम्राज्य का छोटे छोटे भूमि के टुकड़े में डिवाइड कर दो और उस पर एक अधिकारी बैठा दो जो पूरे इस इक्ता को संभालेगा। तो इस भूमि के टुकड़े को इक्ता कहा गया और इसका जो अधिकारी है उसे क्या कहा गया? इक्तेदार। तो इक्ता का जो अधिकारी है उसे इक्तादार कहा गया। और इक्तादार के पास इतनी पावर थी कि वो यहां से इस भूमि के इस टुकड़े से लगान वसूल सकता था। लगान मतलब है एक प्रकार से राजस्व वसूलने का काम करता था। और जितना राजस्व आता था उसमें से ये जो इक्तेदार लोग थे अपना वेतन और अपना खर्चा चलाते थे। और जो खर्चा और जो वेतन लेने के बाद बाकी जो राजस्व में जो भी शेष रकम बची वो केंद्रीय खजाने में जमा करते थे। और जो शेष रकम है ना, जो शेष रकम बची वो जो केंद्रीय खजाने में जमा होती थी तो उसे कहते थे फवाजिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फवाजिल क्या है, तो आप बताएंगे फवाजिल वो है
जो शेष रकम बचकर केंद्रीय खजाने में जमा होती थी वेतन और खर्चा निकालने के बाद इस इक्तेदार के द्वारा। तो ये यहाँ पे ये जो टुकड़े हैं इनमें सब में इक्तेदार होते थे। ठीक है, तो ये इक्ता व्यवस्था किसकी है? तो आप बताएंगे ये इल्तुतमिश की इक्ता व्यवस्था है। एक क्वेश्चन आप यहां से ये याद कर सकते हैं इल्तुतमिश पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता मिली। ठीक है, और खलीफा और बगदाद के खलीफा कौन थे उस समय? तो अल बिल्ला उस समय बगदाद के खलीफा थे। तो 1229 में इल्तुतमिश को, देखो शासक तो कब बन गया है, ये शासक बन चुका है 1210 में, लेकिन 1229 में जाकर इसे, क्योंकि अगर कोई भी वैधानिक सुल्तान बनना चाहता है तो उसे खलीफा की स्वीकृति मिलनी बहुत जरूरी थी। जिस सुल्तान को या किसी मुसलमान शासक को जब किसी खलीफा से वैधानिक मान्यता मिलती थी तो उसकी शक्ति का इजाफा होता था। तो देखिए 1229 में जाकर इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता मिली सुल्तान की। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्वालियर अभियान के बाद सिक्कों पर इल्तुतमिश ने रजिया का नाम अंकित करवाया। ठीक है, तो ग्वालियर अभियान के बाद सिक्कों पर इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया था और इल्तुतमिश जिंदा रहते हुए रजिया सुल्तान को अपना अगला उत्तराधिकारी बना दिया था। अब रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना इस इल्तुतमिश की मजबूरी भी थी, क्योंकि इसके जितने पुत्र जिंदा थे वो सब एक प्रकार से अयोग्य थे। योग्य में केवल इसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, तो रजिया का नाम भी इसने अंकित करवाया था ग्वालियर अभियान के बाद। इसके अलावा इल्तुतमिश के सिक्कों पर शिव की जो नंदी है उसका चित्र भी बना होता था। ठीक है, जबकि लक्ष्मी की जो आकृति है वह मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर बनी होती थी। इसके अलावा अगर हम इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था देखें तो देखिए इसकी न्याय व्यवस्था में आप ये देख सकते हैं इब्न बतूता ये बताता है कि इल्तुतमिश का जो महल था, इल्तुतमिश के महल के सामने 2 संगमरमर के शेर थे। कहते हैं इल्तुतमिश के महल के सामने बिल्कुल संगमरमर के बने 2 शेर थे और इन शेरों के गले में घंटियां थी। तो इन शेर के गलों में घंटियां थी कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है वो इन घंटियों को बजा दे, ताकि इल्तुतमिश को पता चल सके कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो फिर वहाँ पे न्याय होता था। तो इस प्रकार से इतनी सुंदर व्यवस्था इल्तुतमिश के समय न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, और एक खास बात ये भी है कि इल्तुतमिश के समय, ये जो इल्तुतमिश है इसके समय लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था। तो लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था इस समय कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो इल्तुतमिश के समय वो लाल वस्त्र पहनेगा।
ठीक है। तो न्याय व्यवस्था देखी, मुद्रा व्यवस्था देखी, स्थापत्य देखा, इसके सैनिक अभियान भी देखे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस इल्तुतमिश पे पेपर में बनकर आते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए इल्तुतमिश पर, वो क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अवध के स्थानीय नेता पृथु ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवध का एक स्थानीय नेता है जिसका नाम है पृथु, उसने किसके शासनकाल में विद्रोह किया। तो हम बता देंगे इल्तुतमिश के समय। ठीक है। और याद रखिए, इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी ध्वस्त किया और इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता। तो रणथंबोर को जीता, उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी इसने ध्वस्त किया है। तो ये सारी जानकारी किस पे थी? इल्तुतमिश पे थी। इल्तुतमिश पर आपसे एक जानकारी और पूछता है, वो जानकारी क्या है? चालीसा दल, या इसे ही कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी। तो इसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, है क्या कि इल्तुतमिश ने अपने विद्रोहियों को शांत करने के लिए अपने आसपास अपने सबसे विश्वास लोगों का एक गुट बनाया, जिस गुट को कहते हैं चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश की सफलताओं में इस चालीसा दल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इल्तुतमिश ये चाहता था कि अगर मेरे शासनकाल में कहीं पर कोई भी विद्रोह हो, किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र कहीं पर रचा जा रहा हो, तो उसकी जानकारी सबसे पहले मेरे पास पहुंचे। इसलिए उसने अपने आसपास 40 लोगों का एक विश्वास पात्र गुट बनाया, जिसका नाम है चालीसा दल। तो ये चालीसा दल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चालीसा दल 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक गुट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो गया कि चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी 40 लोगों का एक तुर्क सरदार गुट है, जिसमें इल्तुतमिश की बहुत महत्वपूर्ण, इन्होंने एक प्रकार से इल्तुतमिश की सफलताओं में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। ठीक है। इसी चालीसा दल को आगे चलकर बलपन एक प्रकार से समाप्त कर देगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश 1236 में जब मर जाता है, तो 1236 में इसके मरने के बाद आप देखेंगे कि अगला शासक जो इस शमसी वंश में आता है, उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो अगला शासक आ जाएगा इस शमसी वंश में रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 तक रहा, लगभग 8 या 9 महीने इसका शासनकाल रहा। देखो होता क्या है, इल्तुतमिश जिंदा रहते हुए एक प्रकार से रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, लेकिन रजिया सुल्तान की अगला सुल्तान बने इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह की एक माता, जिसका नाम है शाह तुर्कान, ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं रजिया सुल्तान की सौतेली माँ है। क्योंकि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी तो बनाया, क्योंकि उस समय एक पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान समाज कभी नहीं चाहता था कि एक महिला हम पर शासन करे या एक महिला हमें आदेश दे। तो रजिया सुल्तान के विरोध में कि वो सुल्तान नहीं बने,
इसके विरोध में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसमें इसके एक सौतेली माँ शाह तुर्कान, एक ये चालीसा दल, क्योंकि चालीसा दल भी नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान अगला शासक बने। मतलब कहने का मतलब है एक महिला शासक बने। ये कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के बारे में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका एक महिला होना। अगर वो महिला नहीं होती तो शायद मध्यकालीन भारत में एक बहुत ताकतवर शासक बनकर उभरती। उसका महिला होना ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहा। तो चालीसा दल भी नहीं चाहता, शाह तुर्कान भी नहीं चाहती, प्लस में ये दिल्ली के जो अमीर है, दिल्ली के जो अधिकारी है, ये भी नहीं चाहते कि एक महिला हम पर शासन करे। लेकिन जबकि रजिया सुल्तान को अगला शासक बनना चाहिए था इल्तुतमिश के हिसाब से। तो कहते हैं शाह तुर्कान ने, जो एक क्रूर महिला है, इसे भारतीय इतिहास में एक क्रूर महिला माना जाता है, और इसने चालीसा दल और दिल्ली के अधिकारियों से मिलकर एक गुट तैयार किया। और इस गुट ने रजिया सुल्तान को शासक बनने से पहले ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो शाह तुर्कान का ही पुत्र है, उसे गद्दी पर बैठा दिया। तो हमेशा याद रखिए, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अगला सुल्तान बना दिल्ली का। लेकिन इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये एक प्रकार से विलास प्रेमी था। ये इतना योग्य नहीं था, ये अयोग्य है। और जब भी कोई अयोग्य शासक आएगा तो स्वाभाविक हत्याचार बढ़ेंगे। तो कहते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय हत्याचार अपने चरम पर था, अपराध अपने चरम पर था। और शाह तुर्कान ने तो इल्तुतमिश के पुत्र, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, इसको तो अंधा तक भी करवा दिया था, इसको अंधा करवा दिया। तो बहुत सारे अत्याचार अपराध बढ़ने लगे। और जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो कहते हैं रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, क्योंकि इल्तुतमिश के समय लाल वस्त्र का बड़ा महत्व था कि लाल वस्त्र की न्याय का प्रतीक माना गया इल्तुतमिश के समय। तो रजिया सुल्तान जब दिल्ली के लोग जब नमाज पढ़ रहे थे तो उनके सामने लाल वस्त्र पहनकर आ गई दिल्ली की जनता के सामने और कहा मुझे न्याय दीजिए, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया था, जबकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन बैठा मुझे हटाकर। तो कहते हैं दिल्ली की जनता रजिया सुल्तान की तरफ होली, और जब रजिया सुल्तान के पक्ष में दिल्ली की जनता आ गई तो फिर कहते हैं इस दिल्ली की जनता ने और रजिया सुल्तान ने इनके महल पर हमला कर दिया और शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है। और ये पहली बार हुआ कि कोई मुस्लिम महिला शासिका मध्यकालीन भारत में सुल्तान बनी। तो अगला जो है वो रजिया सुल्तान आएगा। तो इस शमसी वंश में आप देखेंगे रजिया सुल्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक। अब रजिया सुल्तान पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो देखिए मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। तो रजिया सुल्तान ने किसका त्याग कर दिया? पर्दा प्रथा का। जबकि इस्लाम में देखेंगे तो महिलाओं को बुर्का पहनने की कहा जाता था, लेकिन जब ये शासक बनी तो इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। और चालीसा दल ये कभी नहीं चाहता था, जो इल्तुतमिश बनाकर गया था, कि एक प्रकार से कि एक महिला शासन करे हम पर, है ना। तो इसलिए हमेशा जो ये चालीसा दल है ये हमेशा रजिया सुल्तान का विरोध करता रहेगा, क्योंकि चालीसा दल ये चाहता था इल्तुतमिश के बाद कि चालीसा दल ये चाहता था कि शासक कोई भी हो लेकिन हमारा रुतबा कभी कम नहीं होना चाहिए। वो हमेशा
सुल्तान और चालीसा दल के बीच कभी नहीं बनेगी। इल्तुतमिश ने तो बड़ी समझदारी से इनका काम किया, लेकिन इल्तुतमिश के बाद ये चालीसा दल जो है और जो आने वाले जितने सुल्तान होंगे उनके बीच कभी नहीं बनेगी, और बलबन जब आएगा तो इनका विनाश ही कर देगा। ठीक है, तो पर्दा प्रथा का त्याग किया। इसमें देखिए एक याकूत है, कहते हैं याकूत को अधिक से ज्यादा रजिया सुल्तान ने इसको महत्व दिया है, और कहते हैं याकूत को आमीर ए आखुर का पद दिया था। इससे तो कहते हैं कि जो चालीसा दल था, जो दिल्ली के अधिकारी थे, वो और भी चिढ़ गए, क्योंकि पहली बार आप देखेंगे कि रजिया सुल्तान गैर तुर्क को एक बड़ा पद दे रही थी, क्योंकि रजिया सुल्तान को पता था कि तुर्क लोग तो मुझसे नाराज है ना। तो रजिया सुल्तान ने गैर तुर्क जो याकूत है ना, इसको अधिक से ज्यादा महत्व देते हुए आमीर ए आखुर का पद दिया। और कहते हैं रजिया सुल्तान जब घोड़े पर बैठती थी तो घोड़े पर बैठते समय याकूत उसकी सहायता भी करता था। तो कहते हैं कि एक प्रकार से अफवाह फैलने लगी कि याकूत और रजिया सुल्तान के बीच शायद प्रेम संबंध रहे होंगे, है ना। बाकी देखिए वो अलग चीजें हैं। और रही बात आगे देखेंगे आप, तो देखिए रजिया सुल्तान की जो शादी है वो भटिंडा के शासक अल्तुनिया से हुई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं किसी भी एग्जाम में कि बताइए अल्तुनिया या रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी, तो आप बताएंगे भटिंडा के शासक अल्तुनिया, उससे इसकी शादी हुई थी। और रजिया सुल्तान की जो हत्या है रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में हो गई। और रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई? कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई, और भटिंडा के शासक अल्तुनिया की भी हत्या कर दी गई थी। और इसी कैथल में रजिया सुल्तान का क्या है? मकबरा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ पर है? कैथल में है। 1240 में इसकी मृत्यु हुई। तो आपसे शासनकाल पूछेंगे तो 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा है। आगे आप देखेंगे तो देखिए रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? तो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आया। बहराम शाह का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है, और बहराम शाह के बाद कौन आया? बहराम शाह के बाद आ जाएंगे अलाउद्दीन मसूद। तो अलाउद्दीन मसूद शाह आएगा, ये 1242 से 1246 तक। ठीक है, और इसके बाद आ जाएंगे नासरुद्दीन महमूद। और नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में थे? शमसी वंश। तो आज की जो वीडियो थी ये पूरी की पूरी वीडियो इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक थी। ये पूरा शमसी वंश है। जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम बलबनी वंश या मतलब बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि जो नसरुद्दीन महमूद है ये एक ऐसा शासक है जो टोपी सील कर अपना गुजारा एक प्रकार से करता होगा, है ना। टोपी सील कर गुजारा करने वाला शासक कौन है? तो बताएंगे नसरुद्दीन महमूद। और इसी नसरुद्दीन महमूद की जो शादी है वो बलबन की पुत्री से हुई थी। तो बलबन की जो पुत्री है, बलबन की पुत्री की शादी किससे हुई थी? इस नसरुद्दीन महमूद से हुई थी। और कहते हैं कि बलबन भी इसी चालीसा दल में था। धीरे धीरे बलबन की शक्ति बढ़ती गई और नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद बलबन ने बलबनी वंश की शुरुआत की थी। तो ये सारा का सारा शमसी वंश था। तो अब एसएससी
एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए उन पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने बनाया? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया अपने पुत्र, जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद था, उसकी कब्र पर। और ये भारत का क्या है? प्रथम मकबरा है। अतारकिन का दरवाजा किसने बनाया? तो आंसर क्या आ जाएगा? इल्तुतमिश। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये है, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लेकर आया? ठीक है, क्योंकि जो ऐबक था उसकी राजधानी तो लाहौर थी, और ये लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ लेकर आया? दिल्ली। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इल्तुतमिश। ठीक, आगे देखिए, एकता व्यवस्था किसने शुरू की? तो एकता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की। चालीसा दल का गठन किसने किया? तो चालीसा दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देखिए, बारह सौ इक्कीस ईस्वी में मंगोल सेना किसके शासनकाल में भारत की सीमा तक आ पहुंची? तो
तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश। और किसका पीछा करते हुए आई थी? जलालुद्दीन मंग बरनानी, जो ख्वारिज़म शाह का पुत्र था। आगे देखिए, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता कब मिली? तो कब मिली? 1229 में। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक मुद्राएं किसने चलाई? तो आप क्या बता देंगे? ये किसने चलाई है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछेंगे? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो क्या बता देंगे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये कैथल में मौजूद है। और कैथल कहाँ है? हरियाणा में। रजिया सुल्तान का शासनकाल, तो रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या है? 1236 से 1240, और 1240 में इसकी हत्या करवा दी जाएगी। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक कौन बना मेरे प्यारे बच्चों? तो अगला शासक बन जाएगा बहराम शाह। तो इस प्रकार से आपसे एसएससी एम टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एसके की 3 पुस्तकें हैं, ये तीनों। ठीक है, एक एसके की बुक है सामान्य ज्ञान व्रत। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आजकल के एग्ज़ाम बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी होती है। तो उस लेवल की तैयारी करने के लिए आपके पास ये सबसे उत्तम पुस्तक है सामान्य ज्ञान की, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी स्टैंडर्ड लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा दीजिए, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास एसके की सामान्य ज्ञान है, जो एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सबसे इस बुक की देखिए सबसे खास बात आपको क्या लगेगी? 2011 से एसएससी, जीडी और एमटीएस के जितने प्रश्न हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन कर रखा है। ठीक है, तो बहुत 2011 से अब तक के। ठीक है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी इसमें
दी गई है, तो एसएससी जीडी और एमटीएस की कभी वैकेंसी आ सकती है, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक हमारे पास है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए। तो आप ये तीनों पुस्तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।